I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we are going to deliver our ninth lecture. हम 8 लेक्चर पर वर्क कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और वो वहां पर मैंने आपको 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कि वो जो 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उठाकर देख लें, पास पेपर्स में उनमें से एक दो टॉपिक जरूर आया हुआ है। अगर आप वो कर लें तो आपको 80% चांस है आप जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको यू वुड बी कॉन्फिडेंट के उन 8-10 मैंने टॉपिक अच्छी तरीके से किए हुए उनमें से एक दो आ जाएगा। वो टॉपिक्स कर लें तो आपको आपको 80% श्योरिटी होगी कि आपका किया हुआ टॉपिक एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगा और आप उसको कर पाएंगे। सेकंड पर मैंने डिस्कस किया कि वहां पर जो 8 से 10 टॉपिक आपको दिए होंगे एग्जाम में, उनमें से कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है, किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है और बेस्ट टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, ताकि आप याद रखें कि अपने गलत टॉपिक सिलेक्ट करने पर फेल भी हो सकते हैं, अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करने पर पास भी हो सकते हैं। अगर बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो आप पास होने के साथ साथ अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए, एक एक मार्क मैटर करता है एलोकेशन में। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है। ऊपर मेरा सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर, एक टॉपिक सिलेक्ट हो गया उसकी डिकोडिंग कैसे करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, जब आपने अंडरस्टैंडिंग के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, उस पर सेकंड थर्ड लेक्चर मेरा उस पर डिलीवर हुआ है। ठीक है, आप जब अच्छी तरह समझ जाएंगे, अच्छी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि आप उसके बारे में पॉइंट्स बना सकें उस टॉपिक के बारे में। अब पॉइंट्स बनाएंगे तो आपकी आउटलाइन बन जाएगी, उससे आउटलाइन बनेगी तो वो आपका पूरा ऐसे जो होता है वो आउटलाइन पर बेस कर रहा होता है। तो इसलिए आपकी डिकोडिंग ऑफ टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। ये थर्ड था। फोर्थ मैंने आपको डिलीवर किया लेक्चर थीसिस स्टेटमेंट पर कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे क्या होता है। फिफ्थ मैंने आपको डिलीवर किया है आपकी आउटलाइन मेकिंग कैसे होगी। और आपका सिक्स लेक्चर डिलीवर किया है मैंने आपकी इंट्रोडक्शन पर कि इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कैसे बनाना है आपने। ठीक है, आपका सेवंथ लेक्चर डिलीवर हुआ है आपकी मेन बॉडी पैराग्राफ पर। एट्थ लेक्चर डिलीवर हुआ है कि कंक्लूजन कैसे लिखना है। ठीक है, और आपका जो नाइन्थ लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, आप ऐसे में आप मेहनत कर कर कि आप अपनी वोकैब भी अच्छी कर लेते हैं, आप मेहनत करके आपके स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं, आप अपनी ग्रामर भी ठीक कर लेते हैं। आप ये दो चीजें लाना सबसे मुश्किल है। आप अपने ऐसे में ना रेलेवेंसी ला पाते हैं, ठीक है, और ना ही आप अपने ऐसे में कोहेरेंस ला पाते हैं, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको कोई सही बताने वाला ना हो, अगर आपके पास ये एक आर्ट है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसीजर है जिसको आप सीख लें तो आपका जो रेलेवेंसी और जो कोहेरेंस है इसका कोई 80% तक मामला सॉल्व हो जाएगा सिर्फ यहां सीखने से। बाकी जो 20% रह जाएगा वो आपकी बार बार मेहनत और प्रैक्टिस है। ठीक है, वो करेंगे तो आपका वो मसला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि वो स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं रेलिवेंसी कैसे लानी है। आपने अपने अपने जो अब ऐसे है उसको रेलिवेंट कैसे करना है टू द टॉपिक, टू द ऐसे टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको मेन उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको मैंने आपको लेक्चर 2 डिलीवर किया है, डी कोडिंग ऑफ टॉपिक, जिसको हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि आपको डी कोड करके उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब डी कोडिंग कैसे करनी है छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, वहां तो मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, यहां पर बता देता हूं कि कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे एक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म। अब आपको कुछ समझना है कि क्या बात कर रहा है। अब देखिए, टूरिज्म इन पाकिस्तान नहीं बात किया, टूरिज्म इन कनाडा अमेरिका इंडिया बात नहीं की, उसने जर्नल बात की आपको कि पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म लिखे। ठीक है, यहां से बात समझिए आप। अब आता है पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। अब सिर्फ आपने टूरिज्म पाकिस्तान में जो टूरिज्म का पर्सपेक्टिव है उस पर बात करनी है, आपने जनरल बात नहीं करनी। अब आ जाता है पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। देखो, टूरिज्म डिफरेंट चीज है, एक वाइडर स्पेक्ट्रम है, और प्रमोशन ऑफ टूरिज्म डिफरेंट चीज है। आपने सिर्फ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में बात करनी पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस तरह आपको पहले तो बात है आपको रेलिवेंसी लाने के लिए पहले टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप रेलिवेंसी ला सकते हैं। तो डी कोडिंग ऑफ टॉपिक इज इज टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने वैसे भी जितने 11-12 लेक्चर डिलीवर किए आप देख लें, पर पार्ट मैंने इस पर डिलीवर किया, उसमें हर टॉपिक में आपको बताया गया है, हर लेक्चर में बताया गया कि ऐसे के ये 10-12 जो पार्ट्स हैं इसको कैसे बेहतर से बेहतरीन लिखना है। इसका प्रोसीजर सीख लें पहले आप, प्रोसीजर एकदम बंदा सीख ले उसके बाद प्रैक्टिस करके उसमें एफिशिएंसी लाई जा सकती है। जब तक प्रोसीजर नहीं आएगा तो एफिशिएंसी कैसे लाएंगे आप। फिर आ जाता है
आपने रेलेवेंसी लाने के लिए डायरेक्टली हिट द टॉपिक, आपने सिर्फ वही बात करनी है जो कि टॉपिक को डायरेक्टली हिट करे। जैसे कैसे, मतलब ओनली राइट व्हाट इज आस्क्ड। लेट के आपको एक टॉपिक देता है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, आपने अपना जो 80% फोकस होगा आपने प्रोज एंड कॉन्स पर देने ग्लोबलाइजेशन की, ना कि आपने बताने कि एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव ऑन नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं सेपरेट सी। आपने बेसिक जो अपना फोकस रखना है वो आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स पर रखना है। फिर मोर यूजेज ऑफ वर्ड्स दैट आर गिवन इन द एसे टॉपिक्स। देखिए अगर आपको रेलेवेंसी लानी है तो आपको अपने एसे के अंदर वो लफ्ज जो कि टॉपिक में यूज हुए पड़े हैं, ठीक है, उसको अपनी हेडिंग सब हेडिंग में बार बार यूज करना है। जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, आपने बार बार कहना है प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जगह जगह ये यूज करना है ताकि उसको लगे कि आप रेलिवेंट, आप इधर उधर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रेलिवेंसी लाने का तरीका ये होता है कि वो वर्ड्स को बार बार यूज किया जाए। फिर आता है रीड द टॉपिक आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। हर 30 मिनट्स बाद, या आपने लेट किया कि आपने कागज लिख रहे हैं, लिख ली पूरी, इंपैक्ट लिखने से पहले दोबारा टॉपिक को देख लें, रीड कर लें। उससे जब आप टॉपिक को बार बार देखते रहेंगे आपकी रेलेवेंसी मेंटेन रहेगी। अगर आप टॉपिक को एक दफा देख के आप लिखना शुरू कर देंगे तो इंसान मेंटेन नहीं रख पाता, अपना फोकस मेंटेन नहीं रख पाता, आप डी ट्रैक हो सकते हैं। जैसे कि उसने सिर्फ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म की बात की, आपने जो है एक पर्सपेक्टिव पर तो लिख ली है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म पर, आगे इंपैक्ट्स लिखने थे या काजेज लिखनी थी या कुछ ऐसा लिखना था, आपको याद नहीं रहा कि प्रमोशन था, आप सिर्फ टूरिज्म पे लिखते जा रहे हैं। लेकिन आपने अगर 30 मिनट्स बाद उसको देखा दोबारा तो आपको याद आ जाएगा, ओह ठीक है यार मुझे तो प्रमोशन पे लिखना है, ताकि आप मजीद डी ट्रैक ना हो। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हर 30 मिनट्स बाद अपने ऐसे को दोबारा रीड करें ताकि आप रेलिवेंट रहें। फिर आता है ऑर्गेनाइज थ्रू अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। ये कोहेरेंस कैसे लेके आनी है आपको, ठीक है। आपने लेट के इंपैक्ट्स लिखने हैं, पहले आप लिखे 3 से 4 इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट, फिर सोशल इम्पैक्ट, ऊपर नीचे हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिक्सिंग नहीं करनी कि आपने 2 इम्पैक्ट पॉलिटिकल लिख लिए, फिर एक इकोनॉमिक लिख दिया, फिर पॉलिटिकल लिख दिया, फिर इकोनॉमिक लिख दिया, फिर पॉलिटिकल लिख दिया, फिर सोशल लिख दिया, ऐसे नहीं करना। अगर आपने कोहेरेंस मेंटेन करनी है तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप पहले पॉलिटिकल लिख लें बेशक, फिर आप सोशल लिखें, फिर इकोनॉमिक लिखें। इसमें कोहेरेंस लाने का तरीका ये है। फिर यूज कनेक्टर्स, आपने कनेक्टर्स को यूज करना है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का जो है लेक्चर आई थिंक वो लेक्चर 7 था। लेक्चर 7 में नहीं, लेक्चर 6 था। लेक्चर 6 में डिस्कस कर चुका हूँ कनेक्टर्स को कैसे यूज करना है। प्रैक्टिकली मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, एक मॉडल के तौर पर, उसमें मैंने कनेक्टर्स यूज किए हुए हैं। ये कनेक्टर्स आपको बचाते हैं, आपको इररेलेवेंट और आपको इररेलेवेंसी और कोहेरेंस स्पॉइल होने से बचाते हैं ये कनेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्सिक्वेंटली कनेक्टर यूज करें आप काजिज के लिए, काजिज और रिजल्टेंटली इम्पैक्ट के लिए यूज करें। ठीक है, ये कनेक्टर्स यूज करें ताकि आपका जो कोहेरेंस वो मेंटेन रहे। फिर अवॉइड रिडंडेंसी ऑफ वर्ड्स, आपने वर्ड्स की रिडंडेंसी को अवॉइड करें। ठीक है, बार बार एक वर्ड यूज मत करें, बार बार एक वर्ड यूज मत करें। ठीक है, अनलेस अनटिल वो आपका टॉपिक के अंदर ना आ रहा हो, अदरवाइज वो लफ्ज यूज मत करें। ठीक है ना, एक लफ्ज एक जगह डिफरेंट यूज कर, जैसे कहीं आपने कहीं एक जगह मोर ओवर यूज कर लिया, अगले में इन एडिशन टू यूज कर लिया, सिमिलरली यूज कर लिया। ठीक है, उसमें कपल्ड विद यूज कर लिया, नॉट ओनली बट आल्सो यूज कर लिया। इस तरह के वर्ड कनेक्टर्स भी होते हैं और इनको बार बार एक कनेक्टर यूज मत करें कि बार बार आप कह रहे हैं मोर एवर मोर एवर मोर एवर मोर एवर। इस तरह डिफरेंट वर्ड्स के लिए आपने बार बार एक वर्ड यूज नहीं करना। आप कोशिश करें वर्ड को चेंज करते रहे, बार बार वर्ड चेंज करते रहे, आपने एक वर्ड यूज नहीं करना कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए। इस तरह फिर अजीब सा लगता है, रिपोर्ट टाइप लगता है। फिर आपने फॉलो द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। कोहेरेंस मेंटेन के लिए बहुत जरूरी है कि आउटलाइन में जो पॉइंट्स हैं वही आपके उसी तरह के पैराग्राफ बने। इस पर मैं मेन बॉडी पैराग्राफ में और आउटलाइन वाले जो लेक्चर्स पर डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे आपने वहां जो आउटलाइन में पॉइंट्स दिए हैं उसको किस तरह उसके ऑर्डर को मेंटेन करना है। आगे जो मेन ऐसे के आपके पैराग्राफ्स आएंगे उसमें नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अदर देन आउटलाइन पॉइंट्स। ठीक है, कोई आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो कि आपने आउटलाइन में नहीं डिस्क्राइब की। कोई पॉइंट वहां डिस्क्राइब नहीं किया उस पर पूरा आपने पैराग्राफ नहीं लिख देना। ठीक है, इससे भी कोहेरेंस खराब होती है। फिर मेंटेन कोहेरेंस इन एवरी पार्ट ऑफ एसे, बस ये ध्यान में रखना। मैंने आपको एक लेक्चर डिलीवर किया है 4th आई थिंक,
उसमें मैंने बताया है कि आपको कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे मैंने 5 उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। आपने ऑल 5 इंग्रेडिएंट्स में आपने ये ख्याल रखना है कि कोहेरेंस मेंटेन करनी है। कोहेरेंस क्या, ऊपर वाली चीजें सारी, ठीक है, और ये तमाम चीजों का ख्याल रखना है, आपने मेंटेन रखने कोहेरेंस। आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन में किया या फिर मेन ऐसे बॉडी पैराग्राफ में लिखी या एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में लिखी या कंक्लूजन में लिखी, ऐसा नहीं। आपने टोटल इवन आपने आउटलाइन में भी ये ख्याल रखना है, इंट्रोडक्शन में रखना है, एक्सपोजिटरी में रखना है, मेन बॉडी पैराग्राफ में रखना है और कंक्लूजन में, सब पैराग्राफ पूरे थ्रू आउट ऐसे आपने कोहेरेंस का ख्याल रखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए कोहेरेंस को कैसे मेंटेन करना है। यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, आप कॉजेज से इम्पैक्ट की तरफ जा रहे हैं, इम्पैक्ट से कॉजेज की तरफ जा रहे हैं, तो कोहेरेंस कैसे मेंटेन करें, वो आपको मैंने बता दिया कि पैराग्राफ से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए कोहेरेंस मेंटेन करने का तरीका क्या है कि आपका लेट के थर्ड पैराग्राफ है, उसका जो लास्ट सेंटेंस है वो मैच कर जाए आपके फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस से, ठीक है। इस तरह पैराग्राफ में कोहेरेंस मेंटेन होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये समझिए कि पैराग्राफ एक से पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में कोहेरेंस मेंटेन होगी, और विद इन पैराग्राफ को कोहेरेंस कैसे मेंटेन करनी है, वो अपने कनेक्टर्स यूज करते हैं, कनेक्टर से कोहेरेंस मेंटेन होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, प्लीज नो कॉल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।